एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैन ऑफ स्टील नाम की फिल्म की, जो 2013 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म थी, जिसके बाद डीसी भी मार्वल यूनिवर्स की तरह एक सुपर हीरो की पूरी टीम क्रिएट करना चाहता था। पर ये जो पूरी टीम का काम है, ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग के बाद पूरी तरीके से फेल हो गया। पर अभी वो वापस एक टीम अप करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम शायद देख सकते हैं कि अब आगे चल के डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स मार्वल को जरूर कम्पीट करेगा। सो अगर आप डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सबसे बड़े फैन हैं, तो आपके लिए ये फिल्म एक बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म हो सकती है, बिकॉज इसमें वीएफएक्स और इसकी एक्शन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ आपको इस फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम क्रिप्टॉन ग्रह को देखते हैं, जो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर था, और क्रिप्टॉन भी थोड़ी बहुत अर्थ की तरह ही था। जहाँ पर अर्थ में जैसे इंसान रहते हैं, वैसे ही क्रिप्टॉन में भी इंसान रहा करते थे, जो बर्बादी के कगार पर थे। एक्चुअली क्रिप्टॉन पूरी तरीके से तबाही के आश्रय में आने वाला था, जिसकी वजह से जो जॉर-एल नाम का एक बंदा था, जो क्रिप्टोनियन था, उसने एक नेचुरल पद्धति से बच्चे को जन्म दिया था अपनी वाइफ के साथ। जिसके बाद वो बच्चे को एक आखिरी विदाई देना चाहते थे, बिकॉज उनके हिसाब से अगर ये बच्चा क्रिप्टॉन में बड़ा हुआ तो शायद से ये मर सकता है, जिसकी वजह से वो उसे एक दूसरे प्लेनेट में भेजना चाहते थे, और ये प्लेनेट था अर्थ। एक्चुअली उनका ये मानना था कि अगर ये अर्थ में जाकर वहाँ की सिविलाइजेशन को बचाएगा तो शायद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और ये वहाँ की सिविलाइजेशन को आगाह करेगा कि आगे चल के जैसे क्रिप्टॉन बर्बादी के कगार पे आया, वैसे ही अर्थ भी आएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे बचाने के लिए एक फरिश्ता बन के आया हूँ। अब यहाँ पर जॉर्ज जो था, वो एक्चुअली एक मिनिस्टर था, जो क्रिप्टॉन के ही गवर्नमेंट के लिए काम करता था। पर वो क्रिप्टॉन की गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, बिकॉज क्रिप्टॉन की गवर्नमेंट इस बर्बादी के टाइम पर भी कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन तब तक हम जॉर्ड नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो एक सेनापति था। अब यहाँ पर जॉर्ड जो था, वो एक्चुअली विद्रोह करने की सोचता है, जहाँ पर वो राजा बनने की सोचता है, और वही क्रिप्टॉन को पूरी तरीके से एक अलग भविष्य देने की बात करता है, जहाँ पर वो एक अलग प्लेनेट में जाकर वहाँ के जीव जंतु और वहाँ के बस्तियों को खत्म कर अपना प्लेनेट क्रिएट करना चाहता था। लेकिन जॉर्ज ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से जॉर्ज जो है वो उसके ऊपर हमला कर एक ऐसी प्रणाली में जाता है जहाँ पर बच्चे पैदा हुआ करते थे। एक्चुअली क्रिप्टॉन में एक अलग तरीके से रिप्रोडक्शंस चला करती थी, जहाँ पर ये पता चलता है कि एक्चुअली क्रिप्टॉन में एक मटेरियल, कोडेक्स नाम के एक मटेरियल का यूज़ कर ये लोग बच्चे को रिप्रोड्यूस करते थे, और ये उसी प्लेनेट में होता था। लेकिन जो जॉर का बेटा था, वो नेचुरल पद्धति से हुआ था। इसी वजह से ये जो पद्धति थी, ये पहली बार ही इस्तेमाल करी गई थी। लेकिन यहाँ पर कोडेक्स का जो धातु था, उसको जॉर के बेटे काल के अंदर डोनेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोडेक्स जो था वो अब काल के डीएनए में आ चुका था। और तब जॉर्ज जो था, उसने काल को अर्थ की तरफ भेजने की तैयारियां कर दी थी। अब इसी बीच जॉर्ज भी वहां पे आ जाता है, जहां पर इन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जॉर्ज ने काल के फादर को मार दिया था, और तब काल उस वक्त क्रिप्टॉन को छोड़कर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्रिप्टॉन के जो बाकी के मिनिस्टर्स थे, वो सब जॉर्ड और उसके आदमी को पकड़ लेते हैं, जहां पर इन सभी को पूरी तरीके से बर्फ में डालने की सजाएं सुनाई जाती है, वो भी 300 सालों तक। जिसके बाद इन सभी को बर्फ में डाला जाता है, और यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि क्रिप्टॉन जो है वो पूरी तरीके से सर्वनाश की ओर बढ़ रहा था, जहां पर उसका सर्वनाश हो जाता है और क्रिप्टॉन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर कहानी में हम अर्थ की तरफ जाते हैं, जहां पर काल जो था वो आगे चलकर एक फार्मर को मिला था, जिसने उसकी परवरिश की थी, और इन फार्मर कपल्स ने ही उसको आगे बढ़ाया था, जहां पर उसका नाम उन्होंने क्लार्क रखा था। अब यहाँ पर क्लार्क जो था, वो बचपन से ही असीमित ताकतों का भंडार अपने पास रखता था, जिसकी वजह से उसे खुद को भी ये बात पता नहीं चल रही थी कि आखिर वो है कौन, और उसे ऐसा उसके एग्जिस्टेंस का क्या उसूल है। जिसके बाद उसके जो फादर थे, यानी उसके जो स्टेप फादर थे, वो उससे टीनेज एज में आने के बाद एक चीज़ दिखाते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि तुम इस स्पेसशिप से इस दुनिया में आए थे, मतलब तुम एक अलग प्लेनेट में डिजर्व करते हो, लेकिन तुम हमारे प्लेनेट में आए, जिसकी वजह से मैं ये राज किसी को भी नहीं बताना चाहता था, और ये जो तुम्हारी रहस्यमयी ताकतें हैं, उन सभी के बारे में भी तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को यही तुम्हारी मुसीबत का समय बन जाए। लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, भगवान ने और ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो भी ऐसा चुना होगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर लाए गए हो और तुम पैदा हुए हो। अब यहाँ पर कहानी काफ़ी साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लार्क अब बड़ा हो चुका था,
और उसकी रहस्यमयी ताकतें एज के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। अब यहाँ पर यहाँ पे क्लार्क जो था वो धीरे धीरे हर एक जॉब्स को चेंज किए जा रहा था और हर एक जॉब से अपने सवालों के जवाब ढूंढे जा रहा था। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नॉर्थ पोल में उसे अपने कुछ सवालों के जवाब के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से उस क्लू का पीछा करते करते वो नॉर्थ पोल में जाता है। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल में लुइस नाम की एक इंटरव्यूअर आती है जो वहाँ की अमेरिकन गवर्नमेंट की जो आर्मी थी उनसे पूछताछ और उसके साथ उनके आर्मियों के बारे में इंटरव्यूज लेने आई थी। जहाँ पर वो एक दिन फोटोग्राफी करते वक्त माउंटेन के साइड में एक बंदे को जाता हुआ देखती है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि काल ही था। जहाँ पर काल का वो पीछा करती है और तब हम ये देखते हैं कि काल जो था वो एक स्पेसशिप के अंदर जाता है जो एक्चुअली उसके फादर का था। अब यहाँ पर ये जो स्पेसशिप था, इस स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद वो इस स्पेसशिप्स के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करता है। जहाँ पर उसके ऊपर एक रोबोट हमला करता है, लेकिन वो उस रोबोट से लड़ता है, लेकिन बाद में वो लुइस के ऊपर भी हमला करता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि काल जो है वो क्लार्क जो है वो लुइस को बचा लेता है और तब क्लार्क जो है वो ये कहता है कि मेरी रहस्यमयी ताकत है तुम्हें जरूर बचाएगी। जिसके बाद वो उसे खुद बचाता है और तब हम ये देखते हैं कि लुइस जो थी वो इस शख्स से इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि वो अपने एडिटर से कहकर इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी। पर यहाँ पर उसका जो एडिटर था वो इस बात से नाकारा करता है, बिकॉज उसके हिसाब से अगर ये रिपोर्ट छपी तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इस रिपोर्ट के लिए परमिट नहीं देता। इसी वजह से वो एक इंटरनेट ब्लॉगर से इस रिपोर्ट को छपवाने की मांग करती है, जहाँ पर ये इंटरनेट ब्लॉगर इस रिपोर्ट को छपवाने के लिए हाँ बोल देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लार्क जो था वो स्पेसशिप की इंस्पेक्शन किया जा रहा था, जहाँ पर उस स्पेसशिप में ही उसे अपने फादर की रूह मिलती है और तब उसके फादर जॉर की जो रूह थी वो उसे ये समझाती है कि तुम क्रिप्टॉन ग्रह से बिलोंग करते हो। धीरे धीरे वो उसे सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, जिन सवालों के जवाब क्लार्क उनसे पूछता है, लेकिन वो एक सवाल का जवाब नहीं देते और वो था कोडेक्स का। एक्चुअली वो कोडेक्स के बारे में क्लार्क को कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद जॉर्ज जो था वो क्लार्क से ये कहते हैं कि तुम्हारा जन्म असीमित ताकतों से हुआ है, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर एक बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस पूरी सिविलाइजेशन को बचाओ और उसके असर इस पूरी सिविलाइजेशन के लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, जिसकी वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेगी। और तब हम पहली बार सुपरमैन को पैदा होता हुआ देखते हैं। एक्चुअली सुपरमैन का जो एस है ये एक्चुअली उनका एक एम्ब्लेम है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उम्मीद की किरण और आशा की किरण अभी भी जिंदा है, और यही आशा की किरण यानी सुपरमैन अपने अंदर पहनता है, जिसकी वजह से वो सुपरमैन बन जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुपरमैन बनने के बाद वो अपने घर की तरफ जाता है, जहां पर वो अपनी माँ को इस बारे में बताता है और तब हम लुइस को क्लार्क के बारे में पता चलता हुआ देखते हैं। एक्चुअली वो क्लार्क के जितने भी साथी कलीग्स इन सभी से क्लार्क के बारे में पूछती है, जहां पर कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि क्लार्क एक्चुअली आया कहाँ था और कुछ लोगों ने तो उसके जाली नाम तक बता दिए थे। जिसके बाद वो कैसे न कैसे करके लुइस जो है वो क्लार्क तक पहुंच जाती है, जहां पर क्लार्क अपने फादर की ग्रेव के पास खड़ा था और तब वो अपने फादर के मरने के बारे में लुइस को बताता है। जहां पर हम ये देखते हैं कि क्लार्क जो था जब बड़ा होता है, यंग होता है, तब वो अपने फादर से थोड़ी बहस करता है इन अ रिलेशन, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन का कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे खेती बाड़ी ही करवाना चाहते थे। जिसके बाद एक तूफान बहुत जोर का आता है और इस तूफान में उसके फादर की डेथ हो जाती है, पर उसकी माँ और क्लार्क ये दोनों बच जाते हैं, जिसकी वजह से क्लार्क काफ़ी ज़्यादा खुद को गिल्टी मानता था और उसे ऐसा लगता था कि उसके फादर की डेथ उसी की वजह से हुई है। और तब वो लुइस को अपने एलियन के रहस्यों के बारे में बताता है और कहता है कि ये राज किसी को मत बताना, क्योंकि अगर ये राज बाहर निकला तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जिसके बाद हम लुइस को इस इंटरव्यू को कैंसिल करता हुआ देखते हैं, लेकिन तब तक एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। तब तक जॉर्ड की एंट्री हो चुकी थी। अब यहाँ पर जॉर्ड कैसे जिंदा हुआ इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सो यहाँ पर ये देखते हैं कि जॉर्ड जो था वो अपने स्पेसशिप को लेकर स्पेसशिप को लेकर क्लार्क की अर्थ में आता है, जहाँ पर वो वहाँ के अर्थ के जितने भी सिस्टम्स थे, टीवी सिस्टम्स, मोबाइल्स और उसके जैसा जितने भी टीवीज थे, उन सभी को वो अपनी तरफ खींच लेता है और एक मैसेज सुपरमैन को देता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि अगर काल मेरे सामने नहीं आया, सरेंडर नहीं किया, तो मैं पूरी अर्थ को खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से काल को मेरे सामने आना ही पड़ेगा। जिसके बाद क्लार्क जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो जाए या ना जाए, और तब उसकी माँ उससे ये कहती है कि तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए। अब यहाँ पर
वो इस बारे में सोच ही रहा था कि वो जाए या ना जाए, और तभी वो अपने एक फादर से मिलता है, मतलब एक प्रीस्ट से मिलता है, जहाँ पर वो प्रीस्ट का ये कहना था कि तुम जो भी सोचोगे तुम्हारे ऊपर होगा, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी को बचाना है तो तुम्हें उसके लिए ये बलिदान तो देना ही पड़ेगा। जहाँ पर लुइस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, बिकॉज लुइस के ही थ्रू उस बंदे ने, मतलब उस ब्लॉगर ने इंटरनेट पे ये खबर फैला दी थी, जिसकी वजह से एफबीआई ने लुइस को भी पकड़ लिया था। और तब लुइस को बचाने के लिए क्लार्क जो था वो सुपरमैन गेटअप में उनके सामने आता है, और तब वो अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने कहता है कि मैं जॉर्ड को खुद के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लार्क खुद को सरेंडर करता है जॉर्ड के सामने, जहां पर जॉर्ड जो था वो उसे अपनी स्पेसशिप से आउटर स्पेस में लेकर जाता है, और तब लुइस को भी वो अपने साथ लेकर जाता है। और तब जॉर्ड जो था वो क्लार्क का ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है, जिसकी वजह से क्लार्क ऑक्सीजन नहीं ले पाता। और तब जब वो उसके आदमी पूछते हैं कि आखिर इसे हो क्या रहा है, तब जॉर्ड का ये कहना था कि वो इतने समय के बाद आउटर स्पेस में जा रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लार्क धीरे धीरे बेहोश हो चुका था, और तब उसके ड्रीम्स में जॉर्ड की एंट्री हो चुकी थी, जहाँ पर जॉर्ड से वो ये पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जहाँ पर जॉर्ड उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे फादर की, यानी जॉर्ड की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, और उसी वजह से मैं उनको काफ़ी मानता था, क्योंकि वो मेरे लिए एक आदर्श की तरह थे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से मुझे उन्हें मारना ही पड़ा। और उसका रीज़न था कोडेक्स। एक्चुअली कोडेक्स के थ्रू ही हम अपनी प्रजाति को आगे प्रजनन कर सकते थे, लेकिन उस कोडेक्स को उसने चुरा लिया था, जिसकी वजह से मैं उस कोडेक्स को चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम क्लार्क को, हाँ मतलब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्लार्क जो है वो जॉर्ड से ये पूछता है कि आखिर ये कोडेक्स के मिलने के बाद तुम करोगे क्या। जहाँ पर जॉर्ड ये कहता है कि कोडेक्स के मिलने के बाद हम अर्थ में ही अपनी बस्ती बचाएंगे और अर्थ में ही क्रिप्टोनियंस को जन्म देंगे, और उसी वक्त अर्थ को पूरी तरीके से तबाह कर क्रिप्टोनियंस के कब्जे में डाल देंगे। अब यहाँ पर क्लार्क जो था वो उठ जाता है, लेकिन जब जॉर्ड के आदमी थे उन्होंने पकड़ लिया था, और तब जॉर्ड के आदमियों ने उसकी पूरी ताकतों को छीन लिया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत जॉर्ड के आदमियों पे काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जॉर्ड ने दो स्पेसशिप्स आउटर स्पेस से अमेरिका में भेजे थे, जहां पर पहला स्पेसशिप जो था वो अमेरिका के हेडक्वार्टर्स में जाता है, और वही दूसरा स्पेसशिप क्लार्क के घर पे जाता है। जहां पर क्लार्क के घर में जब तलाशी ली जाती है, तब वहां पर कोडेक्स ना मिलने की वजह से जॉर्ड जो था वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो क्लार्क की मदर को मारना शुरू करता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लार्क जो था उसके अंदर भी अब ताकत आ चुकी थी, बिकॉज अब वो भी क्रिप्टोनियंस के बारे में जानना शुरू कर दिया था। और लुइस को जो अंदर बंद किया था, तब लुइस से उसके फादर यानी क्लार्क के फादर जो एक्चुअल फादर थे उनकी रूह उनसे मिलती है, जहां पर वो लुइस को ये बताते हैं कि अगर तुम यहाँ से भागोगी तो उसके बाद तुम्हें काल का स्पेसशिप मिलेगा, और उस काल के स्पेसशिप को लेकर तुम्हें उसे इस स्पेसशिप को, जिस स्पेसशिप में जॉर्ड है उस स्पेसशिप को मारना है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट होगा, और इसी ब्लैक होल में ये सभी पूरी तरीके से चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्रिप्टोनियंस का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब यहाँ पर जॉर्ड की जो रूह थी वो लुइस की हेल्प करती है, और तब वो लुइस को एक प्लेन में बिठाकर वहां पे उसे हेडक्वार्टर्स में भेजती है, जहां पर हेडक्वार्टर्स में वो इस पूरे प्लान के बारे में डिस्कस करती है। और यहाँ पर सुपरमैन की मदद करने के लिए जॉर आ जाता है, जहां पर जॉर सुपरमैन की मदद करता है, और तब उसके अंदर सुपरमैन वाली ताकतें आ जाती है। और फिर उसके बाद क्लार्क जो था वो इन सभी से लड़ता है और उस स्पेसशिप से बाहर निकलता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि क्लार्क जो है वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर आपने मुझे कोडेक्स के बारे में क्यों नहीं बताया। जहां पर जॉर का ये कहना था कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे गलत समझते और तुम मुझे एक विद्रोही समझते, जिसकी वजह से मैंने ये तुम्हें चीज़ नहीं बताई। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लार्क जो था वो धरती के अंदर उतरता है, और तब वो धरती के अंदर उतरते ही हेडक्वार्टर्स में जाता है। जिसके बाद अमेरिका का जो जनरल था वो क्लार्क से ये कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो भी करना होगा। जिसके बाद क्लार्क एक आइडिया सोचाता है लुइस के साथ, जहां पर लुइस ये कहती है कि अगर हमने काल जिस स्पेसशिप से आया था उस स्पेसशिप को अगर हमने इनके स्पेसशिप के साथ टकरावा दिया तो शायद से एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा और हम सभी बच जाएंगे। अब यहाँ पर जॉर्ड को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था इस एक्टिविटी की वजह से कि उसने और भी बहुत बड़े डेट मीटर्स अपने
पास बुलाए थे और इन डेड मीटर्स को, पहला डेड मीटर्स उसने इंडियन ओशन की तरफ लगाया था और वही दूसरा जो डेड मीटर था वो उसने अमेरिका के बीच की सिटीज में लगाया था, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से कोर की ताकत और ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचना स्टार्ट किया था, जिसके बाद इस ग्रेविटेशनल फोर्स को वो लोग चेंज कर क्रिप्टॉन के ग्रेविटेशनल फोर्स में तब्दील करना चाहते थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुपरमैन जो था वो इन सभी के प्लान्स का हामी भरता है और तब ये सभी लोग इनसे लड़ने के लिए निकलते हैं। जहाँ पर सुपरमैन जॉर्ड से लड़ रहा था और उसके साथ इस पूरे काम को रोकने के लिए सुपरमैन इंडियन ओशन की तरफ जाता है, जहाँ पर इंडियन ओशन में जाते वक्त उसको उसके एटमॉस्फेयर की पहली हवा काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन बाद में वो इस हवा का यूज़ करके, मतलब बाद में उसे जब इसकी आदत पड़ जाती है थोड़े समय बाद, तब वो उसी स्पेसशिप को, यानी जिस स्पेसशिप से डेड मीटर शुरू हुए थे उसी स्पेसशिप्स को वो तोड़ देता है। और तब हम ये देखते हैं कि जॉर्ड जो था उसने लुइस के स्पेसशिप पे, मतलब लुइस के प्लेन के अंदर हमला करवाया था, जहां पर लुइस के प्लेन के अंदर हमला करवाते वक्त सुपरमैन वहां पे आ जाता है जो जॉर्ड को नीचे गिराता है और तब वो लुइस के साथ मिलकर अपने एक बटन को लगाता है, मतलब अपने एक ट्रांसमीटर को लगाता है, जिससे उस स्पेसशिप का स्टार्ट टाइम मिलती है। अब यहाँ पे इस स्पेसशिप की स्टार्ट होने के बाद वो स्पेसशिप एक बहुत बड़े डेड मीटर से टकराता है, जहां पर इन दोनों के टकराव से एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट होता है और इस ब्लैक होल में क्रिप्टोनियंस के जितने भी सिपाही थे वो सब मर जाते हैं, लेकिन जॉर्ड को छोड़कर। अब यहाँ पर जॉर्ड और सुपरमैन के बीच एक बहुत घमासान फाइट होती है और इस फाइट में जॉर्ड जो था वो आम लोगों को परेशान कर रहा था, मतलब आम लोगों को मारने की फिराक में था, लेकिन तब तक सुपरमैन वहां पे आ जाता है और सुपरमैन जॉर्ड की मुंडी को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से जॉर्ड की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जॉर्ड की डेथ के बाद पूरी तरीके से सिचुएशन सुधर गई थी और तब कहानी 2 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि क्लार्क की जो माँ थी वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इंसानों की तरह काम क्या करोगे, जहां पर क्लार्क ये कहता है कि मैं न्यूज़ चैनल में काम करूंगा जिस न्यूज़ चैनल में लुइस काम करती है। और तब क्लार्क उस न्यूज़ चैनल में काम करना शुरू करता है एज अ एडिटर, मतलब एज अ न्यूज़ मेकर, और तभी ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी स्टोरी मैन ऑफ स्टील की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।